हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं, उनको काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे और कौन से नहीं। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के काफ़ी अधिक कमेंट आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों के नाम में और कुछ अभ्यर्थियों के पापा मम्मी के नाम में या जन्म तिथि में गड़बड़ है। तो अभ्यर्थियों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि क्या वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे या भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स 9 तारीख से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अभ्यर्थियों की जिला वेरिफिकेशन सभी काम होता है, जिसमें पात्र अपात्र सूची जारी की जाती है और अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं होंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, और कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन वो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं होंगे, बल्कि उनको विभाग द्वारा 15 दिन का समय दिया जाएगा और अधिक से अधिक 1 मंथ का समय दिया जाता है। जिस प्रकार की डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगी उसी प्रकार का समय दिया जाता है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि कुछ अभ्यर्थियों के नाम की स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ी होती है, जैसे कि 10वीं की अंक सूची में कुछ नाम लिखा हुआ है और 12वीं की अंक सूची में कुछ और, स्नातक आते आते कुछ और लिखा हुआ होता है। तो क्या ये अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। आपके नाम मिस्टेक होने से कोई भी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं होगा। आप लोग इसके लिए चिंता मत कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को सिर्फ एक एफिडेविट बनवाना है अदालत से जाकर कि आप ही वो व्यक्ति हैं। आप ही अपने पूरे आधार कार्ड और आपका जैसे निर्वाचन कार्ड हो गया और साथ में मूल निवासी हो गए, ये 3-4 चीज़ें लेकर जाइए आप वकील के पास और एफिडेविट बनवाइए। जितने भी अभ्यर्थियों के नाम में, जैसे कि मम्मी पापा के नाम में, जैसे कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि हमारी मम्मी के नाम में गड़बड़ी हो गई है, और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि जो पापा के नाम में 10वीं की अंक सूची में सरनेम नहीं लिखा हुआ है और साथ में उसके बाद की अंक सूचियों में सरनेम लिखा है। तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्या होता है, बच्चे छोटे रहते हैं, जब जैसे छोटी क्लास में होते हैं तो अपना जैसे सरनेम नहीं लिखते हैं कुछ लोग। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आप कॉलेज स्तर पर जाके देखिए, उसमें लिखा रहता है नाम और उपनाम, तो सरनेम लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद वो सरनेम अपने आप लिखा हुआ आपकी अंक सूची में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो आप सबसे पहले देखिए, दिक्कत बाद में आपको जाए, इससे पहले आप वकील से 400-500 रुपये लगेंगे। 400-500 रुपये भी हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 200-300 रुपये लगते हैं एक एफिडेविट बनवाने के। तो उसमें आप जिनके खुद के नाम में, मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग में या फिर उनके सरनेम में या किसी भी चीज़ में कोई गड़बड़ी होती है, तो आप जाकर वहाँ पर वो एफिडेविट के माध्यम से एफिडेविट बनवाइए और उस एफिडेविट के माध्यम से बाद में क्या उसको साथ में अपलोड करना होगा। तो जैसे क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे, तो आप उसको भी साथ में अपलोड करना होगा। अब दूसरा सवाल, अब ये तो आप सभी के नाम वाला हो चुका है। अगर मान लीजिए किसी के नाम में गड़बड़ी है तो अब दूसरा सवाल उठता है जन्म तिथि का। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी जन्म तिथि में काफ़ी गड़बड़ है, जैसे किसी किसी की 10वीं की अंक सूची में कुछ और बर्थडे डेट या जन्म तारीख लिखी हुई है। साथ में आप देखेंगे कि 12वीं में कुछ और लिखी हुई है, स्नातक आते आते और कुछ हो गया और सेमेस्टर में कुछ और हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जन्म तिथि के कारण आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए भी एफिडेविट बनेगा। और सबसे वैलिड क्या है, भले आप 12वीं
और कॉलेज में कुछ भी लिखा हुआ होगा, लेकिन सबसे प्रमाणिक जन्म तिथि जो मानी जाती है आपकी, वो 10वीं के आधार पर ही आपकी जन्म तिथि काउंट की जाएगी। अगर मान लीजिए किसी की 10वीं की अंक सूची में जो भी तारीख लिखी है उसी को क्या कीजिए, आप एफिडेविट बनवाइए कि हमारी मूल जन्म तिथि ये है, और आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है उसके आधार पर बनवाइए, या फिर 10वीं की अंक सूची के आधार पर निर्वाचन कार्ड और आधार कार्ड सभी में। अभी जैसे आप एक ही डेट नहीं करवा पा रहे तो एक एफिडेविट बनवाइए साथ में, फिर जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो एफिडेविट साथ में अपलोड होगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक सवाल और भी है, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी हैं उनकी 10वीं की अंक सूची में कोई डेट लिखी हुई है और 12वीं और कॉलेज में कुछ। अब कॉलेज और 12वीं की अंक सूची में जन्म तिथि कम होने के कारण उनकी आयु सीमा कम बनती है, तो क्या होगा, क्या ये अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे? तो देखिए 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही काउंट किया जाएगा। अगर उस समय आपकी जैसे कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है और यूआर को नहीं मिलती, उस समय आपकी उसके हिसाब से 10वीं के हिसाब से 40 और 45 होती है, तो आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे, यानी 40-45 के नीचे होती है। अगर उसके ऊपर होती है तो फिर क्या होगा, आप लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार का होगा 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम यानी 21 वर्ष होना ही चाहिए 18 वर्ष वालों को, तो वो लेते ही नहीं हैं भर्ती प्रक्रिया में। बाकी देखिए 21 वर्ष और 45 से आपकी आयु सीमा, और यूआर के लिए 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 10वीं की अंक सूची के आधार पर ही काउंट किया जाएगा। अब तीसरा सवाल उठता है आपका, कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे अप्रैल माह में 30 दिन नहीं बन रहे हैं, तो हमें भर्ती प्रक्रिया से क्या बाहर कर दिया जाएगा? आप खुद सोचिए, अप्रैल 30 दिन का होता है और उसमें 4 संडे और एक आध गुड फ्राइडे वगैरह वगैरह काउंट कर लिए जाते हैं। तो क्या जब 30 दिन स्कूल लगा ही नहीं तो आपको अप्रैल माह में 30 दिन कैसे काउंट किया जा सकता है? 30 दिन नहीं काउंट किया जा सकता। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक शैक्षिक सत्र में मिनिमम आपको 30 दिन पढ़ाना अनिवार्य है, और मैक्सिमम तो आपके कितने दिन भी चल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 1 मंथ यानी 30 दिन होना अनिवार्य होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात हम और भी अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर विभाग की एक गलत रणनीति भी बना रखी है विभाग ने। आप 3 शैक्षिक सत्रों में 200 दिवस पूरे कीजिए, या तो विभाग को या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ऐसा होना चाहिए, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, उनका 3 शैक्षिक सत्र नहीं होते, 2 शैक्षिक सत्र में ही 200 दिवस पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर होना चाहिए 200 दिवस या 3 शैक्षिक सत्र आपने पढ़ाया हुआ होना चाहिए, सॉरी इस पर 3 शैक्षिक सत्र या होना चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ विभाग को नहीं मांगना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी इस पर क्लियर कर दिया है। अब चौथा सवाल आपका उठता है, बहुत सी जो महिलाएं हैं वो मैरिड सर्टिफिकेट नहीं लगा के रखा है, तो देखिए यहाँ पर जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, अगर वो उनकी जैसे कि मान लीजिए कुछ महिलाओं का कैसे पता लगेगा, जैसे वो उत्तर प्रदेश की पढ़ने वाली हैं और बाद में वो मध्य प्रदेश से भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरती है, तो उनसे पूछा जाएगा, यानी वहाँ पर मशीन तो काउंट करेगी नहीं, आपको एफिडेविट लगाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप एफिडेविट नहीं लगाते तब भी यूआर क्या आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे कि आपने गलत कैटेगरी क्यों चुन ली है। साथ में देखिए कल परसों हमने एक वीडियो भी डाली थी कि जो कैटेगरी है, यानी कोई भी कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है कि मान लीजिए उसी आप यानी उत्तर प्रदेश में आप भले ही ओबीसी में आते हों और मध्य प्रदेश में भी वो कास्ट ओबीसी में आती है, तो क्या होगा, भले ही वो कास्ट ओबीसी में आती हो लेकिन उत्तर प्रदेश की वो भले दोनों में ओबीसी में आती हो या एससी में आती हो या ईडब्ल्यूएस या कुछ भी, लेकिन आपको मध्य प्रदेश का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका आरक्षित श्रेणी का होना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश का ही आपका जाति प्रमाण पत्र होगा तभी मान्य होगा। अदर स्टेट भले ही
जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए, दांगी समाज को देख लीजिए, वो पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो अगर मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो क्या होगा, वो वहाँ पर काउंट नहीं किए जाएंगे। आपको मध्य प्रदेश का ही सर्टिफिकेट हो और दांगी लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर आप उस आरक्षण श्रेणी का लाभ ले सकते हैं, नहीं तो उस श्रेणी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी यही हाल है। ईडब्ल्यूएस जैसे सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो उन्होंने पात्रता परीक्षा में लगाया वो चल जाएगा, और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि उनका पिछले साल का बना हुआ होगा। अगर देखिए 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जाता है, उसकी आपको अवधि देखना है। अगर वो अवधि समाप्त हो चुकी है तो आप नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अन्यथा क्या होगा, आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही किया जाएगा, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया वो अभी तक लैप्स हो गया होगा, क्योंकि 4-5 साल करीब हो गए होंगे आपकी पात्रता को, और जो नई पात्रता हुई उसको भी 1-1.5 साल हो गया होगा। तो आप सभी से यही बोल रहे हैं, जैसे कि डीपीआई का अभी वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है, जनजातीय कार्य विभाग का वेरिफिकेशन हुआ है, तो सभी अभ्यर्थी जो जनजातीय वाले तो अभी एफिडेविट भी लगा सकते हैं। पहली बात तो उनको बनवाना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी हाल फिलहाल नहीं बन रहा है तो आपको एक एफिडेविट लगाना होगा, जिसमें आपको 1 मंथ का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको एफिडेविट यानी 1 मंथ के बाद आपको वो जाकर डीपीआई कार्यालय में स्वयं जमा करना ही होगा। अब दूसरी बात, जैसे कि जो डीपीआई से अभ्यर्थी यानी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ये है कि आप बनवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल आपका आ रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं उनका वो गलती से उन्होंने टिक किया या जानबूझकर किया या कैफ़े वाले की गलती हुई, और उन्होंने उनका सब्जेक्ट कुछ और था और उन्होंने किसी और सब्जेक्ट को टिक कर लिया है, तो क्या इस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो इस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या? उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपने विषय जो आपका विषय है वो आपने बताने में गड़बड़ी की है, तो देखिए यहाँ पर पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि विषय भले ही आपका 12वीं में मायने ना रखता हो लेकिन प्रयोगशाला शिक्षक के लिए मायने रखता है। तो आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, और यहाँ पर एक आप लोगों को याचिका लगाना ही पड़ेगी। तो याचिका के लिए इसमें तैयार रहिएगा, हो सकता है हाई कोर्ट आपको कुछ इसमें बेनिफिट दे और आपकी ज्वाइनिंग करवा दे। साथ में देखिए कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने जो 45% के साथ बीएससी या इस प्रकार से जो अलग अलग उसमें ऑप्शन रहते हैं उन्होंने वो टिक कर दिए, जैसे डीएलएड वाला होना चाहिए 45% के साथ, या फिर बीएड वाला डीएड 45% के साथ होना चाहिए, और एक होता है 50% के साथ डीएलएड, और एक होता है आपका स्नातक के साथ 45% अंकों के साथ, यानी और उसमें डीएलएड। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी होती हैं, उन अभ्यर्थियों ने वो टिक कर दिया, तो उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे। अब चौथा सवाल आपका, एक सवाल और भी आ रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या दिव्यांग श्रेणी, उसमें क्या करते हैं, कुछ अभ्यर्थी जानबूझ के करते हैं, कुछ अभ्यर्थी, वैसे गलती तो इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं जानबूझ कर करते हैं, और कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं गलती से, चलो हो भी जाता है, उन्होंने दिव्यांग श्रेणी टिक कर दिया है। तो देखिए जिन्होंने भी दिव्यांग श्रेणी टिक किया हुआ है और वो दिव्यांग श्रेणी की कैटेगरी में नहीं आते, तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर ही दिए जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल पक्का है, हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट भी जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट भी इस पर क्या पता बेनिफिट दे या ना दे, लेकिन चूंकि आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश में इस प्रकार का मामला बहुत अधिक प्रचलित है कि लोग क्या कर रहे हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा कर नौकरियां कर रहे हैं, इसलिए ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पर दूसरी बात, अभी हम आपको एक और बात बता दें, जिन लोगों ने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाया है और वो 40% दिव्यांग नहीं है,
उनके लिए विभाग खुद जांच करवा रहा है। आप दिव्यांग अभ्यर्थियों को ले जाकर हॉस्पिटल में विभाग के जो अधिकारी हैं वो जाएंगे, उनका चेकअप करवाएंगे। उसके बाद अगर वो 40% दिव्यांग निकलते हैं तभी आपको दिव्यांग कैटेगरी का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है तो ये अभ्यर्थी फिर इनका क्या होगा? तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। उन पर केस भी बनेगा कि इन्होंने झूठे सर्टिफिकेट लगाकर जो विभाग है उसको गुमराह करने की कोशिश की है और इन्होंने भर्ती का लाभ लेना चाहा है। तो सबसे अच्छी बात है, अगर जिन्होंने ऐसा गलती से टिक किया है तो उनके बारे में तो पता नहीं, जिन्होंने जानबूझकर टिक किया है तो बिल्कुल आप विभाग से बचकर रहिए, क्योंकि इस पर एफआईआर ही दर्ज होगी, क्योंकि ये काफ़ी मामला हाईलाइट हो चुका है। अब अगला सवाल उठता है, बहुत से अभ्यर्थियों ने क्या किया है, ऐसे हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि उन्होंने गलती से जो है इसमें लिख दिया है कि हम गवर्नमेंट सर्विस में थे, अभी हम नहीं, मतलब वो है नहीं वास्तव में, तो क्या होगा? ऐसे अभ्यर्थियों को भी याचिका ही लगाना पड़ेगी। इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ आ रहा है कि आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। बाकी याचिका के बाद आपको, अगर आपके अच्छे अंक हैं, आप जैसे आपकी कैटेगरी जो होगी उसमें आप टॉप 10 के नंबरों में हैं, तो आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप इसमें मत घबराइएगा, भले आपने गलती से टिक किया, हाई कोर्ट आपको ज्वाइनिंग दिलवाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने भूतपूर्व श्रेणी टिक कर दिया है, तो वो भी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे, लेकिन हाई कोर्ट की शरण में जब आप जाएंगे आपको बिल्कुल नौकरी मिलेगी। आप लोगों को बताना होगा कि कैफ़े वाले की गलती है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन शर्त यहाँ पर ये रहेगी, आपके अंक कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छे, यानी आप टॉप क्लास, जो मेरिट के टॉप क्लास में आपके अंक आना चाहिए, और आप जिस कैटेगरी में हैं उसके अंक में, जैसे मान लीजिए 50 पे तो गई नहीं होगी, जैसे मान लीजिए 75 पर आपकी लिस्ट गई हुई है और आपके भी 75 अंक हैं, तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, कुछ लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार के भी कमेंट, आप लोग जाकर देखिए वो वीडियो, इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास 1 भी साल का अतिथि शिक्षक अनुभव नहीं है और हमने अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र टिक कर दिया है, तो क्या विभाग हमें ज्वाइनिंग देगा? तो बिल्कुल देगा। आप लोगों का अगर अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको सामान्य अभ्यर्थी में शामिल किया जाएगा, और अगर आपके अच्छे अंक होंगे तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, अन्यथा आपको भर्ती प्रक्रिया से, मतलब फिर आप लोगों का नाम ही नहीं आ सकता, क्योंकि अतिथि वालों का कट ऑफ कम जाता है और नॉर्मल जो अभ्यर्थी होते हैं उनका कट ऑफ हाई जाता है। अगर आपके अच्छे अंक हैं और नॉर्मल कैटेगरी से भी आप उसमें शामिल हो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने डबल डिग्री कर रखी है, तो उनका क्या होगा? तो देखिए, दोनों डिग्रियां अगर आपने रेगुलर कर रखी होगी तो एक ही डिग्री मान्य होगी और आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर ही किया जाएगा। अब दूसरे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने क्या अतिथि शिक्षक रहते हुए पढ़ाई की है। तो देखिए, अगर आपने उसी ज़िले में की है तो आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने अदर ज़िले में रहकर अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है, यानी आपने पढ़ाई किसी, जैसे भोपाल में रहकर आपकी डिग्री, मतलब भोपाल की आपकी डिग्री है और आप किसी आसपास, जैसे किसी सीहोर वगैरह ज़िले के हैं, तो आप दूसरे ज़िले में अप डाउन नहीं कर सकते, तो आपके उस ईयर के, जैसे मान लीजिए आपने 5 ईयर, जैसे अभ्यर्थी का कमेंट था उसी प्रकार से हम बता रहे हैं, 5 ईयर आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव है और 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है। इसको ये क्या करेंगे, 3 साल माइनस करेंगे और 2 साल का ही आपको अनुभव मिलेगा। तो 2 साल के अनुभव के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपको क्या कर दिया जाएगा, सामान्य कैटेगरी में कर दिया जाएगा। हाँ, जैसे आपने डीएलएड करते समय आपने 5 वर्ष पढ़ाया है और डीएलएड किया है 2 वर्ष का, तो आपके ये 2 वर्ष काट दिए जाएंगे और 3 वर्ष का अनुभव आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो जिस प्रकार के कमेंट आए हैं उसी का हम जवाब देते चले जा रहे हैं, जो जो हमें बिल्कुल याद आ रहे हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि उन्होंने पहले क्या
5 साल पढ़ा रखा था पात्रता परीक्षा के समय में। अब पढ़ाते पढ़ाते उनको 7-8 वर्ष हो गए हैं, तो क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर उसके बोनस अंक, प्रति वर्ष के बोनस अंक के हिसाब से आपको अंक मिलेंगे, और उस बोनस के आधार पर आप आगे हो जाते हैं दूसरे अतिथि शिक्षकों से। तो आपको उतने वर्ष का अनुभव लगाना ही चाहिए, और उससे लेकिन उसमें शर्त ये होना चाहिए, आपका अनुभव होना चाहिए डिजिटल। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के पहले के अनुभव बने हुए हैं, वो ऑफलाइन बने हुए हैं। तो अब विभाग ऑफलाइन प्रमाण पत्र बिल्कुल मान्य नहीं करेगा। कल परसों एक न्यूज़ भी आई होगी, आपने हमारे चैनल पर भी देखी होगी, कि जिन लोगों के ऑफलाइन अनुभव प्रमाण पत्र बने हुए हैं वो 30.0 पर जाकर अनुभव प्रमाण पत्र जो इस वर्ष का है वो बनवा लीजिए। और संकुल प्राचार्य को लेटर भी भेज दिया गया है कि आप लोगों को इनके अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। और दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो पुराने अनुभव प्रमाण पत्र बने हुए ऑफलाइन, तो उसमें हमने पहले ही बता दिया था कि आपको 20.0 पर बनवाना है, नहीं तो क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया से आप लोगों को उस अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको साल के ईयर से अनुभव के अंक मिलते हैं, तो आप जितने ईयर आपने पढ़ा रखा है उतने ईयर का अनुभव प्रमाण पत्र लगाइए, उससे आपको बोनस अंक मिलेंगे। बोनस अंकों के आधार पर बहुत सारे अतिथि शिक्षक मेरिट में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि एक लिस्ट आप जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, इसके बाद एक लिस्ट और बनती है, वो लिस्ट में फिर क्या रहते हैं, अभ्यर्थी नीचे हो जाते हैं, और जो जिन अतिथि शिक्षकों ने 10-15 साल पढ़ा रखा है वो फिर ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमें कमेंट याद आते चले जा रहे हैं, वैसा वैसा हम बनाते चले जा रहे हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से अभ्यर्थी और कमेंट करेंगे, हम और भी वीडियो डाल देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी अगर किसी और, जैसे मूल निवासी हो गया, अभ्यर्थी मूल निवासी पक्का वाला बनवा कर रखिए। उसके बाद आपका जाति होना चाहिए, पक्का वाला होना चाहिए, यानी कि डिजिटल होना चाहिए, जिसको पक्का वाला बोलते हैं। उसके बाद आपके और भी सर्टिफिकेट हैं जितने भी आपके सेमेस्टर बाई, आपके पास पूरी मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि अभी सेमेस्टर की जितनी भी अंक सूचियाँ हैं वो सभी ही अपलोड करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपको फाइनल ईयर की करना पड़ेगी। दूसरी बात, डीएलएड आपने जितने वर्ष का किया है सभी वर्षों की अंक सूची अनिवार्य रूप से होना चाहिए आपके पास। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने एक नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे, ताकि आप सभी अभ्यर्थियों को दिक्कत ना जाए।